चैप्टर नंबर 12। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है बुक के अंदर। देखिए सबसे पहले, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो पेरेंट्स जो है वो अपनी ही तरह के जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप इतना तो जानते हो कि कोई भी प्रजाति जो है वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो। आप देखते हो आज दुनिया से काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। वो स्पीशीज़ कौन सी, जैसे डायनासोर्स की बात की जाए, ठीक है। दूसरे हमारा जो नेशनल एनिमल है इवन टाइगर, उसकी भी गिनती काफ़ी कम हो गई थी। इसके बाद लायन की बात करें, लायन एक समय था जब इंडिया से लेके पूरे एशिया के अंदर इराक तक पाया जाता, ईरान तक पाया जाता था, यानी कि बहुत लंबे चौड़े एरिया में पाया जाता। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी गिनती कम होने लगी। तो आज फिर भी हमने देखा कि गुजरात के अंदर हमारे गिर फॉरेस्ट जो है वहाँ पर काफ़ी लायंस पाए जाते हैं जिनकी संख्या थोड़ी बड़ी है। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। अगर रिप्रोडक्शन के द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाया ना जाए तो एक समय आएगा कि हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक स्पीशीज जो है उसका एंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके बिना हमारी जो संख्या है, गिनती है, वो बढ़ेगी नहीं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। कोई भी प्राणी जो है वो लुप्त हो जाएगा। रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इस धरती पे लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। सो इट्स अ important characteristic of living organism. This process varies from one group of living organisms to another. लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। और प्लांट्स की बात करें उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में ही होता है या प्लांट्स के अंदर भी ये होता है। लेकिन इसके जो मोड्स है वो काफ़ी अलग अलग हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स। तो पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन को। तो पहले उसके पार्ट्स को देख लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो आपने पहले मैंने ये बताई लाइन, इसमें बताया गया है कि जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट्स होती हैं। हर एक प्लांट का एक पार्ट है ही रूट, आपको पता है। स्टेम उसका एक तना होता है, स्टेम बोलते हैं जिसको हम, और उसके अंदर लीव्स भी होते हैं। इन पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं। द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का काम होता है वो फ्लावर्स करते हैं। इसीलिए प्लांट्स के जो पार्ट है, फ्लावर स्पेशली, उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। होपफुली क्लियर हुआ होगा। यस। A flower may have either the male part or the female part or both the male and the female parts. अब फ्लावर जो होता है बच्चों, उसके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। जैसे आप जानते हो रिप्रोडक्शन के समय एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है। तो अगर वो फ्लावर है, इट में बी ए मेल गैमेट, या फिर वो फीमेल गैमेट भी हो सकता है, या फिर वो दोनों भी हो सकते हैं उसी के अंदर। द मेल पार्ट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट वेयर एज द फीमेल पार्ट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। तो जो मेल पार्ट होता है, अगर वो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है तो वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, अगर फीमेल पार्ट है तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन टेक प्लेस थ्रू इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स और थ्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। लेट अस स्टडी हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर होती है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से भी हो सकती है और इवन उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से भी हो सकती है। तो हम जानेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स के अंदर, उसको दो पार्ट में यहाँ बांटा गया। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now first we'll see asexual reproduction. The production of new plants from a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction. जब नए प्लांट्स बनते हैं एक सिंगल पेरेंट से जिसके अंदर गैमेट्स नहीं होते हैं, उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर एक ही पेरेंट जो है पार्ट लेता है रिप्रोडक्शन में, तो इसको कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट इन्वॉल्व, नो नीड्स आर फॉर्म्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर जो
गैमेट्स, जैसे पीछे हमने देखा कि मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं, तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों नहीं होते, दोनों मिलकर फ्यूज नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। Thus we can say that in asexual reproduction, new plants are obtained from a single parent without the formation of seeds. The plants produced through asexual reproduction are exactly identical to the parent plant. तो ऐसे ये रिप्रोडक्शन जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसके अंदर जो न्यू प्लांट है वो होता है, पैदा होता है विदाउट टू पेरेंट, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स और विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। वहाँ पर एक ही पेरेंट जो है उसी से ये प्रोड्यूस होता है और इसके अंदर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होती है, सीड्स फॉर्म नहीं होती हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी प्लांट प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट से, यानी कि जैसे उसका पेरेंट प्लांट जिससे वो बना है वैसा ही ये होता है, यानी कि उसमें कोई बिल्कुल भी रत्ती भर भी फर्क नहीं होता है। क्लियर। दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? यहाँ पर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू आर वेरी क्लेवर, तो आपको पता ही होगा कि जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ ये उसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल। उसमें सिंगल पेरेंट था और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर दो पेरेंट्स होंगे और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, फ्यूज होंगे गैमेट्स। In sexual reproduction in plants, the fusion of a male gamete with a female gamete leads to the formation of seeds. These seeds germinate to form plants. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं और इससे सीड्स बनती हैं, और सीड्स जो होती हैं वो जर्मिनेट होती है, उससे प्लांट्स बनते हैं। Thus, in sexual reproduction, new plants are obtained from existing plants through seeds. Most of the flowering plants reproduce sexually. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नए प्लांट्स जो बनते हैं, नए प्लांट्स जो obtain किए जाते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, वो सीड्स के द्वारा किए जाते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं। और ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। नाउ विल सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो asexual reproduction in plants take place by fragmentation, spore formation and vegetative propagation. तो यहाँ पर asexual reproduction के तीन तरीके बताए गए हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पहले हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे। Many times we see green patches floating on the surface of stagnant water bodies like ponds, ditches and lakes. The green patches are due to the growth of green algae called Spirogyra. It reproduces by the asexual method of fragmentation. कई बार आपने देखा होगा पानी के ऊपर, आपको सरफेस के ऊपर, पानी के ऊपर रुका हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। जो पानी बहता हुआ उसको स्टेगनेंट नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड फ्लोइंग वाटर। यहाँ पर बात की जा रही है स्टेगनेंट वाटर की। तो रुके हुए पानी के अंदर कभी कभी आप देखते हो ग्रीन कलर के पैचेस ऊपर तैर रहे होते हैं, and this is because of the growth of green algae called Spirogyra. इसको Spirogyra कहा जाता है, जो ग्रीन पैचेस आपको ऊपर दिखाई देते हैं। और जो Spirogyra है ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। एंड द मेथड दे यूज इज फ्रेगमेंटेशन. When Spirogyra matures, it breaks up into two fragments. जब स्पेरोग्राम मेच्योर हो जाता है तब ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। फ्रेगमेंट मतलब टूट जाना, आप यहाँ पर नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स वेयर ईच फ्रेगमेंट ग्रोज एंड मैच्योर्स टू फॉर्म अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी जो है, जो प्लांट है जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये सिंगल, पहले नीचे आप देख सकते हैं पिक्चर में, पहले ये सिंगल पेरेंट है, वो बीच में से टूटकर दो पेरेंट बन गए, दो बन गए पार्ट उसके। अब ये दोनों इंडिविजुअली ग्रो हो रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर दो इंडिविजुअली ग्रोन स्पिरोगेरा आपको मिल गए। तो कुल मिला के एक पेरेंट जो है वो दो में बढ़ जाता है, वो दो जो है वो इंडिविजुअली ग्रो करते हैं, इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। This process of reproduction is so fast in Spirogyra that a large number of new Spirogyra are produced in a short period of time, which cover a large area of water in the pond. ये जो मेथड है ये Spirogyra में
होता है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में स्पिरोगेरा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही छोटे समय के अंदर, कम समय के अंदर। इसीलिए जो पानी होता है स्टेगनेंट वाटर, बहुत जल्द ही बड़े एरिया में स्पिरोगेरा जो है वो ग्रीन ग्रीन परत ऊपर जम जाती है। क्लियर। दूसरा हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में आगे। स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फर्न्स एंड मोसेस। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फर्न्स और मोसेस जैसे प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स क्या होते हैं? दे आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फर्न्स और मोसेस के अंदर एक कॉमन मेथड है, बहुत ही रिप्रोडक्शन का कॉमनली यूज किया जाता है। और स्पोर्स जो होते हैं दे आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स जो होते हैं उनको असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहा जाता है। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. हर एक स्पोर जो होता है उसके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है। जैसे आप जानते हो सीड्स के ऊपर कवरिंग होती है ना, जब तरबूज खाते हो तो उसके अंदर सीड्स होती है, उसके ऊपर भी हार्ड कवरिंग होती है। कोई भी जो खाते हो आप फ्रूट्स, उसके अंदर कवरिंग होती है ऊपर बेटा। तो जो कवरिंग होती है बेटा वो उसको हार्ड कंडीशंस के अंदर प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो या लो ह्यूमिडिटी जैसी कंडीशंस होती है। तो ऐसे में वो सीड जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो स्पोर्स के ऊपर भी ऐसी ही एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि ये लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जब इन स्पोर्ट्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, यानी कि जब इनको प्रॉपर वे में, जैसे ग्रोथ के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशंस है, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, एक्सेट्रा सॉइल चाहिए, जब इनको वो सब चीज़ें मिलती हैं तो ये जर्मिनेट होती है और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोर्स जो होती है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होती है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोरेंजिया। या नीचे पिक्चर आप देख रहे हैं, दैट इज सोरी प्रेजेंट इन फर्न प्लांट्स। तो फर्न प्लांट्स को आप देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द स्पोर्स, जिसको सोरी कहा जाता है लगभग। तो ये जो है यहीं से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। स्पोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पिक्चर यहाँ पर मेरे मोबाइल पे क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट्स देख रहे हैं, दिस आर द स्पोर्स, इनको सोरी कहा जाता है। और ये स्पोर्स जो है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है अनफेवरेबल कंडीशन इसको बचाने के लिए, और जैसे इसको कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो ये बन जाता है प्लांट। The plants such as ferns and mosses reproduce by means of spores. जो ferns और mosses जैसे plants होते हैं वो spores की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और ferns जो होते हैं, these spores are in the cluster of sporangia called sori on the outer side of their leaves. जैसे नीचे पिक्चर में आपने देखा, वहां पर स्पोरेंजिया जो रहते हैं उनके ऊपर क्लस्टर, क्लस्टर मतलब बहुत सारे ग्रुप के अंदर ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, इसीलिए इसको वहां पर सोरी कहा जाता है, जो कि लीफ के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। जो आप पिक्चर में डॉट्स देख रहे हैं, दीज आर द सोरी, जो कि अंदर की तरफ, यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर येलोइश कलर के। तो दीज आर कॉल्ड सोरी, और यहीं से इनका स्पोर्स जो है यहीं से इनके रिप्रोडक्शन यहाँ पर ये करते हैं। यहाँ पर नो मोर में दिया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। फंगाई वर earlier considered as non-green plants. These organisms are kept in a separate kingdom according to the 5 kingdom classification of Whitaker. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंगाई के अंदर भी होता है। तो फंगाई जिसको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर कंसिडर करते हैं और इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है। फंगाई रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फंगाई जो है वो बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। कैसे? बडिंग की बात करें पहले, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली थ्रू बडिंग। ईस्ट जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के द्वारा। इन ईस्ट अ बड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। ईस्ट होता है जो उसके साइड में एक थोड़ा सा ग्रोथ शुरू हो जाता है। देखो जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे साइड में एक ग्रोथ शुरू हुआ है, यहाँ पर एक बर्ड शुरू हुआ है, देखो हुआ ना। इस बर्ड के बाद धीरे धीरे ये बर्ड बड़ा होने लगा और ये बड़ा होकर उससे डिटैच हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा, बिल्कुल अलग होकर एक नया ईस्ट सेल बना देगा।
If sufficient nutrients are available, budding in yeast takes place so fast that the first bud starts forming its own bud when it is still attached to the parent body. In this way, all the new buds so formed remain attached to the parent yeast cell, forming a chain of buds. After some time, all the buds of the chain separate from one another and form individual yeast. अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पिक्चर को देखेंगे दोबारा से, तो पहले क्या होता है, एक ईस्ट सेल है। अब ईस्ट के साथ आप देख रहे हो बडिंग के द्वारा दूसरा ईस्ट जो है साथ में उसके बन गया है। दूसरे के बाद यहाँ पर उसके साथ एक और बन गया है, तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ ऐसे एक चेन बन जाएगी, यानी कि कंटिन्यूसली उसके ऊपर उगते ही रहते हैं वो। और अगर ये कब होता है, कंडीशन बताएगी जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं तब। तो ऐसे में पहला जो बड है वो अलग नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही उस पर दूसरा बड आ जाएगा, फिर दूसरा उससे अलग नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही वो तीसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है ईस्ट सेल्स की। और फिर जब ये पूरे ग्रो हो जाते हैं तो अपने आप को ये ईस्ट जो है पेरेंट सेल उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। ब्रेड मोल्ड has thread-like projections called hyphae. It has knob-like structures called sporangium on the top of erect hyphae called sporangiopore. Each sporangium contains hundreds of minute spores enclosed in it. When the sporangium bursts, all the spores are dispersed in air. तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन जो मेथड है उसको बताया गया। ब्रेड मोल्ड होता है, उसके अंदर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हाइफे कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हो हाइफे, ये जो नीचे सर्कल के अंदर जो दिया गया है दिस इज कॉल्ड हाइफे। और इसके अंदर ऊपर देखिए आप स्पोरेंजियम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो इसकी पाइप देख रहे हैं जिससे वो जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर यानी कि एक पाइप लाइक प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर जो आप गोला देख रहे हैं एक राउंड राउंड, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है, और उसके फर्स्ट बर्स्ट होने से जितने भी स्पोर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो स्पोर्स जो होती है सारे हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तीसरा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है हमारा वो देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन तीसरा टाइप है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर असेक्सुअली। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative parts of the plants like roots, stems, leaves, buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स से। कि नाम से पता लग गया आपको कि जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टेम्स, लीव्स और बर्ड्स। तो जब यहाँ से कुछ बनता है नया प्लांट तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें पहला हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। स्टेम से जो होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कहा जाता है। द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम रबर। पोटैटो जो होता है बेटा, आलू आपने देखा ही होगा, उसके अंदर जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसको स्टेम रब ट्यूबर कहते हैं। अ ट्यूबर इज द स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट विच हैज स्टोर्ड फूड। ठीक है, तो नीचे ट्यूबर जो होता है वो एक स्वॉलन पार्ट होता है, स्वॉलन होता है फूला हुआ पार्ट होता है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम में होता है, नीचे होता है, ऑफ अ प्लांट जिसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, इनके आलू जिसको हम ऊपर से छीलकर खाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर। इट हैज बर्ड्स कॉल्ड आईज, उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं। आलू देखा है ना आपने, जैसे आप पिक्चर में दिया हुआ है, यस आईज। आलू आपको पता ही है, आलू के अंदर आईज होती है। तो ये जो आईज होती है, इफ अ पोटैटो इज कट इनटू पीसेस एंड प्लांटेड इन द सॉइल, द कट पार्ट्स विद आईज ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट। जब आप इस पोटैटो को काटेंगे और इसके अंदर जो आइस दी गई है अलग अलग, इन आइस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में गाड़ देंगे तो ये उग जाएंगे। तो यहाँ पर स्टेम से ग्रोथ हुई, इसीलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कहा जाता है। दूसरा जो मेथड इसी में दिया गया है स्टेम बल्ब्स के द्वारा। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ ऑनियन, ट्यूलिप एंड लिली आर कॉल्ड बल्ब्स, दे आर थिक। अब ऑनियन देखते हैं, ऑनियन कैसे उगता है आपको पता ही है, जमीन के अंदर कैसे, उसको आप लगा दोगे तो ऊपर से पूरा वो
उसके जो पत्ते हैं वो निकलने लगेंगे। ओनियन हो गया, ट्यूलिप फ्लावर हो गया या फिर लिली हो गया, ये सब बल्ब से उगते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से, जिनको बल्ब कहा जाता है। दे आर शॉर्ट, थिक एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स विच कंटेन अबंडेंट रिजर्व फूड। ये थिक और स्ट्रॉन्ग होती है, और अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है जिनके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व होता है। These underground stem bulbs have buds in their body. ये जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है, स्टेम बल्ब्स, इनके दे हैव बर्ड्स इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर बर्ड्स होते हैं। द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट। तो इसके अंदर भी बर्ड्स होती हैं और उन बर्ड्स से ही नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि पोटैटो प्लांट में हुआ। नेक्स्ट इज रिजोम। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक आर कॉल्ड रिजोम। जो जिंजर, अदरक आप जानते हैं, टर्मरिक, हल्दी, इनके जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं उनको रिजोम कहा जाता है। दे ऑल्सो हैव स्केली लीव्स एंड बर्ड्स ऑन देयर बॉडी। इनके ऊपर भी लीव्स, स्केली लीव्स होते हैं स्केल्स के रूप में, और बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। एंड द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट। तो यहाँ पर इनसे भी नए प्लांट्स बन जाते हैं, जैसे पोटैटो होता है वैसे ही। पिक्चर में आप देख सकते हैं रिजोम ऑफ जिंजर, अदरक के रिजोम्स बताए गए यहाँ पर। चौथा यहाँ पर पार्ट है सब एरियल स्टेम्स। इन सम प्लांट्स ब्रांचेस दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम creep along the ground or just below the ground. These branches at the nodes grow new plants, new roots and new leaves where they touch the soil. This gives rise to new plants. Most grasses, strawberry and mint plants grow in this manner in natural condition. सब एरियल स्टेम्स क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्रो होती हैं और फिर वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, कभी कभी बिलो द ग्राउंड, या फिर ज़मीन के ऊपर टच करने के बाद उनकी जो नोड्स होती हैं, टिप्स होती हैं, वहाँ से वो नए प्लांट्स या नए लीव्स, नए रूट्स ग्रो कर देती हैं जब वो सॉइल को टच करती हैं। इससे नया प्लांट बन जाता है। ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं स्ट्रॉबेरी, मिंट और ग्रासेस के अंदर, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। Next is corms. Corms are the thickened round stems with stored food. कॉम्स जो होते हैं वो थिक, मोटे मोटे जो राउंड स्टेम्स होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, उसी को कॉम्स कहा जाता है। द बर्ड्स ऑफ कॉम गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इसकी जो बर्ड्स होती हैं वो नए प्लांट्स को जन्म देती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया ग्लैडिलस। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर ग्लैडिलस को देख भी सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ प्याज जैसा होता है, वही है मेरे ख्याल से यहाँ पर पिक्चर में। तो ग्लैडिलस जो है उसमें जो, अगर उसको आप रखोगे तो उसके टिप से नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट विल सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। तो हमने पहला तो देख लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स देखेंगे। इन सर्टेन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डालिया एंड टेमरिंड, a root cutting with a bud can form a new plant when put into the moist soil. अब कुछ प्लांट्स होते हैं, स्वीट पोटैटो हो गया, डालिया हो गया या फिर टेमरिंड जैसे प्लांट्स हैं, इनके अंदर रूट कटिंग विद बड, एक रूट मतलब जो जड़ें रहती है, उस जड़ के ऊपर अगर बड है, उसको अगर आप ज़मीन में मॉइस्ट सॉइल में लगा दोगे तो वहाँ से वो खुद ब खुद उग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर न्यू स्वीट पोटैटो आपके सामने पिक्चर में दिया गया है, जिसको अगर आप चाहें तो उसकी बड से निकाल कर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर पिक्चर में देखिए, अब स्वीट पोटैटो है पूरा, ये रूट का ट्यूबर है जिसके अंदर खाना स्टोर्ड होता है पोटैटो का, स्वीट पोटैटो को। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बर्ड्स। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लांट्स उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द न्यू प्लांट्स। तीसरा है इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन द नोचेस इन देयर margins. When these leaves get detached from the plant and touch moist soil, the birds grow into new plants. तो यहाँ पर आप प्लांट देख रहे हैं, जो पत्ता देख रहे हैं, दिस इज अ ब्रायोफिलम लीव। ये ब्रायोफिलम का लीव है और इसको जब ये ज़मीन को टच करता है तो देखिए इसके कोने एकदम टिप्स के ऊपर देखो, ये ब्रायोफिलम का लीव है, इसके कोने पे प्लांटलेट्स उगने शुरू हो गए, देखो पत्ते उग रहे हैं ना नए। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं जो लीव्स यानी कि पत्तों से नए प्लांट्स बनाना शुरू कर देते हैं। Did you know में दिया गया है mangrove do not produce seeds like flowering plants, but they are viviparous plants. Long structures develop in mangrove plants. These are called propagals. These propagals develop into young plants. These propagals drop
from the parent tree and get dispersed through water in a favorable place, the propagal develops primary roots and cotyledons and develop into a new plant. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है वो कैसे ग्रो होता है? मैंग्रोव ट्री जो है उनके अंदर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर प्रोपेगल्स होते हैं, और प्रोपेगल्स जो होते हैं वो खुद ब खुद पेरेंट प्लांट से नीचे गिर जाते हैं, फिर पानी के द्वारा इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जहाँ पर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पर वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. Now next we'll see about artificial methods of vegetative propagation. As vegetative propagation is a simple, faster and less expensive method of production, it is used in various horticulture gardens and nurseries. Some artificial methods of vegetative propagation adopted by humans are cutting, layering, grafting and tissue culture. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत सिंपल है, फास्ट है और बहुत सस्ता मेथड है रिप्रोडक्शन का, इसलिए ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर गार्डन जहाँ पर बागवानी की जाती है ना, फल फ्रूट लगाए जाते हैं, बागों के अंदर बगीचे फल हो गए, और नर्सरीज के अंदर इन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिनमें पहला हम पढ़ेंगे कटिंग के बारे में. In this method, stem with a bud is cut and planted in the moist soil. After a few days, roots and leaves develop from the cut stem. This method is used for growing rose, bougainville, sugarcane, etc. स्टेम जो होती है, उस स्टेम के अंदर बड जहाँ पर होती है उस पार्ट को काट लिया जाता है, उस स्टेम को, और उसको मॉइस्ट सॉइल गीली मिट्टी के अंदर उगा दिया जाता है. कुछ दिनों के बाद उसके अंदर रूट्स आने लगती हैं, लीव्स आने लगते हैं उस कट में से, स्टेम में से, और ये मेथड जो है ये रोज, बोगनवेल और शुगर केन जैसे प्लांट्स में आता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेम कटिंग ऑफ रोज प्लांट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट. आप यहाँ देख रहे हैं स्टेम कटिंग जो है रोज प्लांट को यहाँ पर लगाया गया है. रोज को लगाने के बाद क्या हुआ देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि नीचे रूट्स नहीं है, लेकिन सेकंड के अंदर आपने देखा कि नीचे रूट्स डेवलप हुई और ऊपर न्यू स्टेम जो है वो भी बढ़ती जा रही है. तो रोज को आप ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो आपके घर पे भी आपको अगर लगाना है कभी, अगर आप कहीं फ्रेंड के घर आपके हैं, तो वहाँ से उसकी एक रूट जो है, सॉरी स्टेम जो है, उसको कट आउट करके लाकर अपनी प्लांट में, प्लांट को घर में गमले में कहीं भी आप लगा सकते हैं, तो इट विल ग्रो अप. ठीक है, तो यू कैन डू दिस एट होम ऑल्सो. दूसरा पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग. इन दिस मेथड a lower branch of the plant is bent and a small portion of it is covered with moist soil. The bark of covered portion is removed before covering with soil. After a few days, roots develop in the buried portion of the branch. The branch is then cut from the main plant and it grows as an independent plant. This method is used to propagate bougainville, rose and jasmine. तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है. तो वी कैन रीड एंड वी कैन इवन ट्राई इट एट होम ऑल्सो. जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो मेन प्लांट रहता है उस मेन प्लांट की जो ब्रांचेज होती है उस ब्रांच को झुकाकर ज़मीन में डाल दिया जाता है. तो ज़मीन में डालने के बाद क्या होगा, उस पार्ट को थोड़ा छील कर, उसके ऊपर बार्क होती है ना, उसको छील देना चाहिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए. तो उससे वो खुद ब खुद वहाँ से उगने लगेगा. जब ऐसा हो जाए तो पिछली ब्रांच को काट दो. तो इस तरह से आपको यहाँ पर नया प्लांट मिल जाएगा. तो इस प्लांट को आप काट दोगे, ये इस प्लांट क्या तरह जाएगी, तो हियर यू विल गेट अ न्यू प्लांट. करेक्ट. थर्ड मेथड इज ग्राफ्टिंग. This method is used to develop new and better varieties by combination of two plants. The stem of one plant is stumped to the other plant with the rooted stem. The stem of stalk and scion are cut obliquely and placed one above the other. These are bound tightly with a piece of cloth and covered with polythene sheets to avoid infection and loss of water from the cut surfaces. After a few days, new cells develop and join the scion and stalk together. This method is used to get desired varieties of mango, rose, pear and lemon. यहाँ पर क्या बताया गया देखिए, यहाँ पर जो दो प्लांट यानी कि डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स को हमने लिया. अलग प्लांट मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैंगो. ये नीचे वाला जो है दैट इज अ डिफरेंट प्लांट ऑफ मैंगो वी कैन से, उसकी अलग अलग वैरायटीज ली जाती है मैंगोज की. ठीक है, तो ऊपर जो आप देख रहे हो एक पार्ट को कहते हैं स्कियोन, दूसरे पार्ट को स्टॉक कहा जाता है. उन दोनों को ऐसे कट आउट किया जाता है कि वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए. तो ये जब एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे तो इनको अच्छे से कपड़े से बांध दिया जाता है और ऊपर पॉलीथीन लगा दी जाती है ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो वहाँ से. फिर थोड़े समय के बाद आप देखोगे कि खुद ब खुद ऐसे चिपक जाएगी, जम जाएगी, और इसके जमने के बाद आप इसको खोल दोगे तो एक नया आपका प्लांट तैयार हो जाएगा. इस तरीके से मैंगो, रोज, पियर और लेमन जैसे प्लांट्स जो हैं उनकी डिजायर्ड ब्रीड्स हमको चाहिए वो मिल सकती है, जैसी हमको चाहिए, इनकी अलग अलग तैयार की जा सकती है.
इस मेथड को कहा जाता है ग्राफ्टिंग। अगला मेथड जो हम देखेंगे यहाँ पर वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में जानेंगे। It is a technique of raising new plants from a tiny portion of the plant tissue called explant on a culture of synthetic medium under aseptic conditions. The cells of the tissue divide and grow into an unorganized mass of cells called callus. टिश्यू कल्चर का टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नए प्लांट जो होते हैं वो थोड़े से प्लांट टिश्यू से बनाए जाते हैं। यानी कि कोई भी प्लांट लिया हमने, उसका कोई भी छोटा सा पोर्शन लिया किसी भी प्लांट का, कितना सा, थोड़ा सा पोर्शन लिया, जैसे आप नीचे देख सकते हो पिक्चर में, थोड़ा सा उस प्लांट का पोर्शन लिया, ठीक है, जिसको एक्सप्लांट कहा जाता है, ठीक है। उसको सिंथेटिक मीडियम में लिया जाता है, यानी कि सॉइल में नहीं डाला जाता है, लेबोरेटरी कंडीशंस उसको प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो सिंथेटिक मीडियम में उसको लिया जाता है अंडर असेप्टिक कंडीशन, जहां पर इन्फेक्शन ना हो। ऐसी ऐसी कंडीशन में जहां पर एंटीसेप्टिक बोलते हैं ना जिसे हम, तो असेप्टिक कंडीशन हो जहां पर इन्फेक्शन फैलने की संभावना ना हो, ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर प्लांट के थोड़े से पोर्शन को लिया जाता है। यहाँ पर जो पार्ट हमने लिया था, वो टिश्यू जो लिया था, वो टिश्यू डिवाइड होता है और अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बना देता है। यानी कि सेल्स वहाँ पे ग्रो होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके ग्रो होते रहते हैं, और इस ग्रोइंग सेल्स के पार्ट को कहा जाता है कैलस। Certain hormones are added to the medium which induce plantlet formation. Thousands of plantlets are formed from a small tissue. These plantlets are then transferred to the moist soil for further growth. Orchids, chrysanthemum, asparagus and many other plants are grown by this method. फिर ये जो छोटे छोटे जो कैलस तैयार हुए, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स यू कैन से, कैलस बोलते हैं जिसको, इनके अंदर कुछ हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं जिससे प्लांटलेट्स बनते हैं। प्लांटलेट्स मतलब प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, जैसे आप देख रहे हो। फिर उनको अलग अलग कंडीशंस के अंदर मिट्टी में डाल दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। इस पिक्चर के द्वारा जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आप देखिए यहाँ पर प्लांट टिश्यू लिया और यहाँ पर न्यूट्रन मीडियम यानी कि सिंथेटिक मीडियम है, इसमें नेचुरली इनको कुछ नहीं दिया गया है। ऊपर हमने देखिए कॉटन प्लग लगा दिया ताकि इनको इन्फेक्शन ना हो। अब यहाँ पर जो आपने प्लांट टिश्यू लिया था वो धीरे बढ़कर देखिए बड़ा हो गया, सेल्स ग्रो हुए तो बन गया कैलस। कैलस से उसको और हॉर्मोन्स उसमें कुछ डाले जाते हैं, आफ्टर द मिक्सचर ऑफ हॉर्मोन्स, सम काइंड ऑफ हॉर्मोन्स। उसके बाद ये प्लांट जो है वो प्लांटलेट बन जाता है, छोटे पौधे में बदल जाता है। उस छोटे पौधे को आप जमीन में डाल दीजिए, यू विल गेट अ न्यू प्लांट। Next, we'll see the advantages of vegetative propagation in plants. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फायदे क्या हैं? ये क्विक मेथड है जिसमें प्लांट्स जो है वो क्विकली मल्टीप्लाई होते हैं, जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। दूसरा, प्लांट्स जो है इस तरीके से जो ग्रो होते हैं उनको कम समय लगता है, जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, वो जल्दी फ्रूट्स देने लगते हैं जो कि सीड से उगाए जाते हैं उनके मुकाबले। यानी कि सीड से उगने वाले प्लांट्स जो होते हैं उनमें समय लगता है, लेकिन इस तरीके से उगाए गए प्लांट्स जो है क्विकली जल्दी फ्रूट देने लगते हैं। इसमें जो नए प्लांट्स उगाए जाते हैं वो पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, यानी कि सेम टू सेम वैसे ही होते हैं जैसे पेरेंट प्लांट्स होते हैं। सो ऑल द गुड डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ द पेरेंट प्लांट कैन बी रिप्लिकेटेड इन द न्यू प्लांट। तो इस तरीके से जो पेरेंट प्लांट के अंदर क्वालिटीज है वो सेम क्वालिटीज उसके जो रिप्रोड्यूस प्लांट है उसके अंदर भी पाई जा सकती है। तो ये मेथड जो है काफी कारगर है। Even seedless plants like banana, sugarcane and pineapple are grown easily by this method. कुछ प्लांट्स जो सीडलेस होते हैं, जिनकी सीड्स होती ही नहीं है, बनाना हो गया, शुगर केन और पाइनएप्पल, ये इस मेथड से काफ़ी आसानी से उगाए जा सकते हैं। प्लांट्स डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव प्रोग्रेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन देन प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। तो सीड से ग्रो किए गए प्लांट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा ग्रोन किए गए प्लांट्स में काफ़ी कम देखभाल की जरूरत पड़ती है। नाउ विल सी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट। अब इसके जब चीज़ के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो गए। तो पहला नुकसान इसका ये है कि अगर पेरेंट प्लांट के अंदर कोई डिजीज है तो वो सेम डॉटर प्लांट के अंदर भी आएगा। तो ऑब्वियसली जैसे जो सारी गुड क्वालिटीज उनकी आई है तो उनकी बैड क्वालिटीज भी इसमें आएंगी। तो कोई बीमारी अगर फादर प्लांट को है, मदर प्लांट को है, पेरेंट प्लांट को है, तो डॉटर प्लांट में वो आएगा ही। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपेगल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक सीड्स। वेजिटेटिव प्रोपेगल्स को आप सीड्स की तरफ स्टोर नहीं कर सकते, जो लास्ट में हमने जो टेस्ट ट्यूब में किया एग्जाम्पल, तो इसमें आप इसको कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते सीड्स की तरह, लेकिन सीड्स को तो हम स्टोर कर सकते हैं।
ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड रीजन वेजिटेटिव प्रोपगेशन कॉजेज ओवरक्राउडिंग। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक छोटी जगह पर ही बहुत सारे प्लांट्स को उगाया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है। और लास्ट पॉइंट जो इसका है, द वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स आर अनेबल टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो एनवायरनमेंट चेंज को ज़्यादा झेल नहीं पाते, जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो वैसे में ही उग पाते हैं। तो ये इनके कुछ नुकसान भी